और हमारी मंडी को बर्बाद करने का मतलब इतना यत्नशील सरकार क्यों है। एफसीआई की खरीद का मामला खत्म हो जाएगा और एफसीआई की खरीद का मामला खत्म होगा, हम हाथ झाड़ देंगे। हमारी ज़मीन लेनी है सरकार ने तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, हमारा कोर्ट जाने का राइट छीन लिया गया है। जिस सरकार की वजह से हमें ये तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, तरह तरह के कानून हमारे खिलाफ थोपे जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सभी का किसी ना किसी बड़े कारपोरेट के साथ हित जुड़ता है। देखिए, किसी को हराना, किसी को जिताने के लिए लड़ना नहीं है, अपने हकों के लिए, अपने रोटी के लिए लड़ना है तो लड़ेंगे। सर, क्या कहेंगे आज आपका इतना बड़ा जो आज पूरे दिन मीटिंग चली, क्या निकल के आया मैसेज? देखिए, हमारी जो आज यहाँ एक तो ये क्लियर कर लें कि मीटिंग नहीं थी, यहाँ एक कन्वेंशन थी। कन्वेंशन की जो मेन वजह थी वो ये थी कि हमें पिछले दिनों जब बैठक हुई हमारी राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में, तो वहाँ एक बात निकल कर आई सामने कि सरकार जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार बन रही है बीजेपी की, वहाँ पे जिन कानूनों के ख़िलाफ़ हमने लड़ाई लड़ी अपनी पार्टी की सरकार के माध्यम से, वहाँ पे मतलब ये उन कानूनों को स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से लागू करवाने का प्रयास कर रही है। मैं हमारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी बनाने का प्रयास कर रही है। तो उस पर सरकार इतनी क्यों वाजिद है कि उसको ज़रूर हमने उन कानूनों को लाना है और लागू करना है, और हमारी मंडी को बर्बाद करने का मतलब इतना यत्नशील सरकार क्यों है। तो उसमें से जब चर्चा होती है तो उसमें से ये निकल कर आती है बात है कि इन कानूनों का जो मेन मुद्दा था, जहाँ जिस कारण ये कानून आए, उनकी मेन वजह है कि WTO में ये बात स्पष्ट कही गई है। गैट समझौता 1994 में जब हुआ और आगे जाकर 1995 में वो WTO में चेंज हो गया गैट, तो उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि इंडिया गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को MSP देनी बंद करेगी, और सरकार उसी पे काम कर रही है। सरकार इसी यत्न में है कि किसी न किसी तरीके से हम मंडी ख़त्म करें। मंडी ख़त्म करेंगे तो FCI की खरीद का मामला ख़त्म हो जाएगा, और FCI की खरीद का मामला ख़त्म होगा, हम हाथ झाड़ देंगे तो अपने आप वो बात हो जाएगी। तो उस पर काम कर रही है सरकार। सर, ये चर्चा तो चल ही रही है कि पीछे से ये कानून आएंगे, थोड़ा देर से ही आएंगे पर ये कानून आएंगे। ऐसे चल रही है, सुगबुगाहट तो है। मैं बात कर रहा हूँ, अब दिख रही है ना सामने। तो इसी को ध्यान में लेते हुए हमने अपने जो आंदोलन का हिस्सा है, इसमें एक मांग और बढ़ाई कि हम भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि इंडिया WTO से बाहर है। जब तक इंडिया WTO से बाहर नहीं आता, ऐसे कानून और बड़ी तरह के कानून भारत को झेलने पड़ेंगे और ऐसे आते रहेंगे। और उसके लिए फिर ज़रूरी था कि WTO क्या चीज़ है, हमारे सभी लीडर्स को पता होना चाहिए कि WTO की प्रॉब्लम क्या है। उसको लेकर हम ये चाहते थे कि इसके इन मुद्दों के ऊपर एक कन्वेंशन होनी चाहिए, सभी नेताओं को बहस हो, उस पर चर्चा हो, उस पर पता चले कि क्या मुद्दा है। और उसके लिए हमने ये कन्वेंशन करवाई थी जो आज हुई थी, और अच्छी रही है, बहुत सफल कन्वेंशन हुई है। उसमें से आगे निकल कर बात ये निकल कर आई है कि जो हमारी लड़ाई में एक मांग ये जुड़ गई कि WTO से भारत बाहर आए। और आगे एक बात और बड़ी है इसमें, पिछले समय जब 1951 में भारत सरकार ने एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक संशोधन किया, उस संशोधन के माध्यम से एक बात उसमें बड़ी ख़तरनाक ऐड कर दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि अगर हमारी ज़मीन छीननी है, हमारी ज़मीन लेनी है सरकार ने, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, हमारा कोर्ट जाने का राइट छीन लिया गया है। तो वहाँ पे ये बात आती है कि किसान को ज़मीन का मालिक कैसे बनाया जाए। तो वो हमारी मतलब मांग एक वो जुड़ी है कि किसानों को उनकी ज़मीन के हक मालकियत, असलियत में हक मालकियत दिए जाएँ। तो सर, आपको लगता है कि आगे फिर एक आंदोलन हो सकता है, क्योंकि सरकार ने तो आपकी कोई मांगे जो पिछले साल भी जब किसान आंदोलन हुआ उसके बाद बोला जरूर, पर लेकिन हकीकत में नहीं बदला अभी। हाँ, आंदोलन, देखिए आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर तो वही की वही बात खड़ी है। आंदोलन तो होगा, हर हाल में आंदोलन होगा, और उसी की तैयारी में हमारी आज की जो कन्वेंशन हुई है, इससे ये बात निकली है कि आने वाले अप्रैल के माह में हम एक बड़ी बैठक वहीं कन्वेंशन साउथ में भी करेंगे। वो साउथ वाले साथी जितने भी आज यहाँ थे, उन्होंने आपस में बैठकर चर्चा करके वो तय करके बताएंगे कि कितनी तारीख को कौन सी जगह उन्हें सूट करती है, वहाँ पे मतलब हमारी ऐसी ही एक बड़ी कन्वेंशन वहाँ पे होगी। 9 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, जिस तरह की 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं,
उससे पहले क्या रणनीति आप लोग बनाएंगे, क्या किस रास्ते से आप अपनी बात को मनवाएंगे? देखिए, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करना हमारा कोई विषय नहीं है और किसी की सपोर्ट करना हमारा कोई विषय नहीं है। हमारा ये बात है कि हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और एक एक इंडियन के पास, एक एक किसान के पास, एक एक मजदूर के पास, हर व्यक्ति के पास समस्याएं लेकर जाएंगे कि सरकार की जिस सरकार की वजह से हमें ये तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, तरह तरह के कानून हमारे खिलाफ थोपे जा रहे हैं, वो लोगों को बात से बताएंगे। लोग उस बात से अवेयर करने का हमारा काम वो करेंगे। ये सरकार तो कहती है कि हम गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की सरकार है, तो फिर क्यों आपको लगता है कि ये सरकार किसान के हित के नहीं किसी और के लिए काम? देखिए, बड़ी स्पष्ट है, बात कहने की बात होती है, एक्चुअल में नहीं होता। अगर वो सरकार कहती है कि हम मजदूरों की सरकार हैं, तो पीछे जब मतलब लेबर कोड बना, मजदूर को 8 घंटे काम करने के बाद उसकी मजदूरी मिलती थी और इन्होंने उसके लिए यही लागू कर दिया कि वो 12 घंटे काम करेगा तब जाकर उसे मजदूरी मिलेगी। एक बात। दूसरी बात आई फार्मर की ज़मीन छीनने के लिए सरकार ने पहले भी प्रयास किया, कानून लेकर आई। अब बैकडोर से स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से उन्हीं कानूनों को लाने का काम कर रही है। और इससे भी आगे बढ़कर और बात देखें अगर आप, तो ये देखिए जो बजट आया सरकार का, इस बजट में क्या किया सरकार ने पिछले बजट में 1,51,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए और उनके सहायक धंधों के लिए रिजर्व रखा था बजट में। इस बार बजट में 1,51,000 से कम करके उसे 1,44,000 करोड़ कर दिया। तो इसका मतलब जो सपोर्ट देने वाली चीज़ थी उसको तो छीन लिया और ये बात कह दी कि हम किसानों को 20 लाख करोड़ रुपया उनको कर्ज देंगे, कर्ज के रूप में देंगे, वो हम पैसा उन्होंने रिजर्व कर लिया। इसका मतलब किसान की सहूलत छीन कर उसके लागत खर्चा फसल के ऊपर बढ़ाकर उसके और उसे कर्जाई करने का एक षड्यंत्र रचा गया सरकार की ओर से। तो कैसे कह सकेंगे हम कि ये सरकार किसानों और मजदूरों की है? लगातार किसानों के द्वारा अडानी और अंबानी पर कहते हैं कि ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, उनके हित के लिए काम कर रही है। आरोप अडानी अंबानी पर क्यों लगाया जाता है? देखिए, ये बात आप देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा अडानी और अंबानी के ऊपर ही आरोप लगता है। आरोप नहीं लगता, हमें क्या ज़रूरत है उनके ऊपर आरोप लगाने की? आपको दिखना चाहिए ना कुछ बातें तो सामने आ रही हैं। रेलवे किसको दे दिया? हमारे एयरपोर्ट किसको दे दिए ना? हमारे देश का धन था, देश की संपत्ति थी। प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इसका, हर एक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। रेल देखिए, पिछले समय में हम लोगों ने सभी पूरे देश ने देखा है कि रेल एक बार इतने प्रॉफिट में चला गया कि अब वही रेल है जो प्रॉफिट में जाने की बजाय उसका नवीनीकरण करते हुए, सभी स्टेशनों का नवीनीकरण करते हुए दे किसको रहे हैं? रखना तो सरकार को अपने पास चाहिए था ना, इतना बड़ी प्रॉफिट देने वाली चीज़, और दे रहे हैं मतलब प्राइवेट लोगों को। और प्राइवेट में भी किसको दे रहे हैं? अडानी और अडानी को दे रहे हैं। अगर अडानी को दे रहे हैं तो फिर तो स्वाभाविक बात है, लोग कहेंगे कोई हित जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, इसमें स्पष्ट बात है, ये तो होता ही है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सभी का किसी ना किसी बड़े कारपोरेट के साथ हित जुड़ता है, क्योंकि कारपोरेट के सरमाए की ताकत से इनकी सरकारें बनती हैं। और फिर जब उनके सरमाए की ताकत पर, उनके बल पर ये सरकार बनाते हैं, तो बाद में उनके पक्ष में ये तरह तरह का कानून बनाते हैं, तरह तरह के मतलब हथकंडे बरत कर देश का जो संपदा है उनके हाथ में दी जाती है। वो यही वो सरकार कर रही है। तो आगे की सर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी रणनीति है कि हम वहाँ बैठक में जाएंगे, वहाँ जो कन्वेंशन दक्षिण भारत में किए जाने की मतलब संभावना है आने वाले अप्रैल में, उन्होंने डेट तय करनी, सिर्फ वो तो हमारी तय है कि होगी। वहाँ से हम आगे का कार्यक्रम लिखेंगे। ये क्लियर है कि आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के हम प्रयास करेंगे। हर सभी स्टेटों में कैसी कन्वेंशनें करेंगे, लोगों को और संगठनों को साथ जोड़ेंगे, साथ जोड़कर पूरे देश को एकजुट करके सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा करेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी भी सर बन सकती है क्या किसानों की? देखिए, हमारा इस जो आज बैठक हुई, आपको पता चला होगा कि इसके नाम था बैनर के ऊपर लिखा गैर राजनीतिक, अराजनीतिक लिखा था ना। अगर हम गैर राजनीतिक हैं तो फिर राजनीतिक पार्टी के निकलने का तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है इसमें।
कहाँ से पार्टी निकलेगी? अगर पार्टी निकालनी होती तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी बनाने का प्रयास सत्ता किया। के रास्ते से हल जल्दी निकलता है। नहीं, कौन कहता है सत्ता के रास्ते से अगर हल निकलता होता तो मैं आपको 1-2 मिनट में बात रख के आपको समझा दूंगा। देखिए, पंजाब 13 सीटें हैं, हरियाणा में 10-11 सीटें हैं, यूपी के जितने क्षेत्र से हमारा सहयोग मिला हमें आंदोलन का, वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 5-7-10 सीटें वहाँ से हम एमपी की निकाल सकेंगे। और अगर 10 और भी जोड़ लें हम तो कितनी बनेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 50 सीटें बनेगी। अगर हमारे 50 एमपी वहाँ बैठे भी होते और सरकार ऐसे कानून हमारे खिलाफ लाने चाहती, क्या हमारे 50 एमपी उसका विरोध करके उनको ख़त्म करवा सकते थे? नहीं हो सकता था। सर, आपकी लड़ाई एक मजबूत सरकार से है जो पूर्ण बहुमत की सरकार है और लगातार उसके ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, जो लगातार जो विधानसभा चुनाव वहाँ पर उसको जीत दर्ज हुई। तो कैसे लड़ेंगे ऐसी ताकत से? हाँ, ये बड़ी बात कही है। जब हमने 13 महीने लड़े, उसी सरकार के साथ लड़े ना, वही बहुमत था उस सरकार के पास। जब 13 माह में बैठकर हम लोगों ने, जनता ने उनको अब मांग मानने के लिए मजबूर कर दिया, उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, तो मुझे नहीं लग रहा सरकार लोगों के विरोध के सामने ज़्यादा समय टिक पाएगी। अब भी अगर अब भी लोग जी जान से लड़ने का प्रयास करेंगे, एक ठान लेंगे कि हमने लड़ना है और अपने हकों के लिए। देखिए, किसी को हराना, किसी को जिताने के लिए लड़ना नहीं है, अपने हकों के लिए, अपने रोटी के लिए लड़ना है तो लड़ेंगे। जब एक तरफ जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही हो, जब हमें बताया जा रहा है कि भाई ये जो सरकार है ये राम राज्य वाली सरकार है, हिंदू राष्ट्र आपको मिल जाएगा, तो लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उन चीज़ों से। देखिए, अब बहुत समझदार हो गया हिंदू। अब वो हिंदू नहीं रहा। हिंदू सब समझते हैं कि किस तरीके से हमें हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ये लोग हमें आपस में दंगई बना रहे हैं, एक दूसरे भाई से भाई का कत्ल करवा रहे हैं, भाई से भाई के को मतलब लड़वा रहे हैं। तो अगर ऐसे हालात में लोग समझते हैं, कौन चाहता है देश में कि हम आपस में बढ़ जाएं और एक दूसरे की को काटे मरें मारें? कोई नहीं चाहेगा। हरियाणा में अभी तक हम लोगों ने इस तरीके का माहौल नहीं देखा था जो पिछले 2-3 सालों से दिख रहा है, जैसा भिवानी का मामला हुआ। आप इस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे जो होते हैं ना जी, वो सिर्फ सरकारों के माध्यम से होते हैं, और कैसे नहीं हो सकता। रोका कैसे जाएगा सर, क्योंकि ये चीज़ों पे वोट मिलता है। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, देश के लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि हमें वोट धार्मिक मुद्दों के ऊपर वोट ना देकर हमें इकोनॉमिकल मुद्दों के ऊपर, हमें रोज़गार के मुद्दे पर, हमें सेफ्टी के मुद्दे पर, इन मुद्दों पे मतलब वोट देनी चाहिए। एजुकेशन के मुद्दे पर मतलब हमें वोट देनी चाहिए। देखिए, पूरे देश की एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने, रोज़गार कहीं मिल नहीं रहा, बच्चे नशे की लत में डूब रहा है, पूरा देश डूब रहा है। इन मुद्दों के ऊपर लोगों को वोट देने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, पूरे देश की एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने, रोज़गार कहीं मिल नहीं रहा, बच्चे नशे की लत में डूब रहा है, पूरा देश डूब रहा है। इन मुद्दों के ऊपर लोगों को वोट देने का प्रयास करना चाहिए। सर, वो क्या ताकत थी? हमने देखा कि किसान आंदोलन में आपके ऊपर भी आरोप लगे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तमाम आरोप लग गए, लाल किले का बयान। क्या मतलब क्या ताकत थी जिससे मतलब आपको लगता है कि मतलब इतने दिन चला भी और अभी तक मतलब एक ताकत बनी हुई? देखो, लोगों की समझदारी, लोगों की एकता, लोगों का विश्वास, उस वजह से लोग जीते हैं। लोग चाहते थे कि नॉन पॉलिटिकल रहकर आंदोलन जब हो रहा है तो लोगों ने उसका साथ दिया है, और लोगों की एकता बड़ी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, पूरे देश से किसानों ने हमारा सहयोग दिया। जब सरकार हमें खालिस्तानी बोल रही थी, जब हरियाणा के भाई वहाँ आकर हमारे साथ बैठे झोपड़ियाँ बनाकर, उनका हुक्का हमारे अंदर घूमने लगा, तो फिर मतलब ये स्वाभाविक हुआ कि ये खालिस्तानी नहीं है, इनको खालिस्तानी कहना गलत है। तो ये स्वाभाविक बात है। जब पूरा देश एक गुलदस्ता है, जब गुलदस्ते में हम बैठेंगे, किसी भी रंग में बैठ जाएं, तो फिर मतलब वो जैसा भी चाहें, जितना भी चाहें, वो नहीं मतलब कर पाएंगे। हमें खालिस्तानी नहीं बना पाएंगे और किसी को हिंदू नहीं बना पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू, मेहरबानी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।